हेलो क्लास 8। आज हम लोग इस वीडियो में बायोफ्यूल से स्टार्ट करेंगे। एज यू नो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फ्लेम के बारे में। बायोफ्यूल्स, व्हाट इज़ बायोफ्यूल्स? इसको अगर हम सिंपली कहें तो दिस इज़ बायोलॉजिकल फ्यूल्स। इट मीन्स एनी फ्यूल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोमास इज कॉल्ड बायोफ्यूल्स। यानी जो बायोमास से प्राप्त होता है जो फ्यूल, उसे हम लोग बायोफ्यूल्स कहते हैं। सो बायोफ्यूल्स, बायोमास refers to living and recently dead biological material that can be used as fuel। यानी बायोमास का मतलब है वो लिविंग और जो रिसेंटली डेड यानी मरा हुआ बायोलॉजिकल मटेरियल जो है, जिसका इस्तेमाल फ्यूल्स के रूप में किया जा सकता है या किया जाता है, उसे हम बायोफ्यूल्स कहते हैं। सो इट कुड बी ऑयल्स फ्रॉम प्लांट्स, काउ डंग केक यूज्ड एज फ्यूल इन रूरल एरियाज। इसके अलावा वुड फ्रॉम ट्रीज, बायोगैस ऑब्टेन्ड from cattle dung and biodiesel obtained from certain plants. In recent times, much importance is given to biogas and बायोडीजल। मौजूदा समय में इस पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि जो बायोगैस और जो बायोडीजल है उसके इस्तेमाल पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। दे आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये खुद ब खुद रिन्यू होते जाते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें काउ डंग की, तो जब तक कैटल्स हैं तब तक हमें काउ डंग मिलता रहेगा। वैसे वुड की बात करें, लकड़ी की, तो जब तक प्लांट्स है तब तक हमें वुड मिलता रहेगा। तो इस तरीके से इसे हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नाउ अब आते हैं इसको इंडिविजुअली जानेंगे कि व्हाट इज़ बायोगैस। सो बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बायोगैस जो है वो मिक्सचर है यानी मिश्रण है मीथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। एंड इट इज़ कंबस्टेबल गैस, यह ज्वलनशील गैस होती है। इट कैन बी बर्न डायरेक्टली लाइक एलपीजी, और ये ठीक एलपीजी की तरह ही बर्न होता है। एंड यूज टू कुक फूड, और इसका इस्तेमाल भोजन बनाने में किया जाता है। द हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग बायोगैस कैन बी यूज टू ऑपरेट मशीन्स एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इस बायोगैस का इस्तेमाल मशीन को ऑपरेट करने में और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी किया जा रहा है मौजूदा समय में। सो बायोगैस इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। बायोगैस जो प्राप्त किया जाता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि कैटल डंग। व्हेन बैक्टीरिया डिकम्पोजेज द वेस्ट, इस कैटल डंग को, जब डंग को बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है यानी इसके ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज तोड़ता है छोटे छोटे बारीक कणों में, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसके? ऑक्सीजन की एब्सेंस में यानी उसकी गैर मौजूदगी में। सो इट इज़ अ वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी फॉर ट्रीटिंग एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड कन्वर्टिंग इट इनटू चीप फ्यूल एंड मैन्योर। तो इसका इस्तेमाल जो ये बहुत ही वैल्यूएबल कीमती टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं उसको कन्वर्ट करने में मदद मिलता है, एक सस्ता फ्यूल प्राप्त करने में, और साथ ही साथ मैन्योर भी। सो सेवरल चैम्बर्स आर यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस। इसमें बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं जिससे कि बायोगैस प्रोड्यूस होता है। एंड द असेंबली इज नोन एज बायोगैस प्लांट। इसको कॉमन रूप से हम बायोगैस प्लांट कहते हैं। आप इसमें दिए गए दो फिगर को देख सकते हैं। ये जो आपका लेफ्ट साइड में है ये बायोगैस प्लांट का आउटर पार्ट है, ज़मीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, और इसका जो निर्माण किया जाता है वो इस तरीके से पिक्चर में जो ड्राइंग में दिखाया गया है आप इसको देखेंगे। इसके 3 चैम्बर बने हुए हैं। पहले चैम्बर के जरिए ऑर्गेनिक वेस्ट को यानी काउ डंग यानी कैटल डंग को डाला जाता है, जिसको शुद्ध भाषा में हम गोबर कहते हैं, या जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो डालते हैं। और जब ये ऑर्गेनिक वेस्ट दूसरे चैम्बर यानी मिडिल चैम्बर में जब पहुंचते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन नहीं होता है, कमी छोड़ दें नहीं होता है। ऑक्सीजन के एब्सेंस में यहाँ बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करता है, विखंडित करता है, और हीट जैसे विखंडित करता है तो इस दौरान इससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। और ये मीथेन गैस चूँकि हल्की होती थी, यह ऊपर की तरफ उठता है, और फिर जो वेस्ट है, जब मीथेन गैस इससे परिपूर्ण निकल जाता है तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जो और टूट नहीं सकता, डिकम्पोज नहीं हो सकता, इट गोज़ इनटू द लास्ट थर्ड चैम्बर, दैट इज़ कॉल्ड रेसिड्यू, यानी ये अवशेष है। अब जो ऊपर मिडिल चैम्बर में जो गैस मीथेन गैस जमा हुआ था, इसे पाइपलाइन के जरिए, एक इसमें प्रेशर वाल्व रहता है जिसकी वजह से एक लिमिटेड अमाउंट, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, लिमिटेड अमाउंट में गैस प्रोड्यूस, ये गैस जो रिलीज़ किया जाता है कहाँ? रसोई घर में। जिस तरह से हमारे घर में चूल्हे में लगा रहता है, पाइप के जरिए एलपीजी गैस जाती है, उसी तरीके से वहाँ पर ये मीथेन गैस जाती है, और लिमिटेड अमाउंट में, और वहाँ पर इसे ये ठीक एलपीजी की तरह जलता है, और उससे फिर क्या होता है? भोजन उस पर पकाया जाता है।
अब है बायोडीजल। सो बायोडीजल इज अ फ्यूल दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम algae, vegetable oils, animal fats और recycled रेस्टोरेंट ग्रीस। जरा देखेंगे ध्यान से कि बायोलॉजिक जो बायोडीजल है वो भी एक फ्यूल है जिसका मैन्युफैक्चर निर्माण किया जाता है अलगी से या वेजिटेबल ऑयल से, फिर एनिमल फैट से और रिसाइकल रेस्टोरेंट ग्रीसेस से। इसके इस्तेमाल से बायोडीजल बनता है। सो इट इज़ अ लिक्विड, यह एक लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, विच वेरीज इन कलर, जिसका कलर डिफरेंट हो सकता है बिटवीन गोल्डन एंड डार्क ब्राउन। ये गोल्डन से डार्क ब्राउन तक होता है डिपेंडिंग ऑन द प्लांट मटेरियल। ये डिपेंड करता है उस प्लांट मटेरियल जिसका इस्तेमाल किया जाता है इस फ्यूल को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। सो प्रोड्यूसिंग बायोडीजल इज़ अ न्यू अप्रोच। आज के डेट में बायोडीजल बनाना एक नया टेक्निक है, नया मेथड है एंड इन्वॉल्व्स न्यू टेक्नोलॉजी, और इसमें एक नई टेक्नोलॉजी शामिल होती है। इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल एंड अ लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल। एक तो यह बायोडिग्रेडेबल है, यानी नेचर में आप डाल दें यह खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ यह लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल है, इससे पॉल्यूशन भी कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, द जट्रोफा प्लांट इज अ परफेक्ट बायोडीजल प्लांट। द सीड्स ऑफ दिस प्लांट कंटेन अबाउट 30% नॉन एडिबल ऑयल विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू बायोडीजल। ये जो जेट्रोफा प्लांट होता है इसके जो सीड में लगभग 30% जो होता है वो नॉन एडिबल ऑयल होते हैं, इसलिए चूंकि इसे खाया नहीं जा सकता, यही वजह से कन्वर्ट किया जाता है बायोडीजल में। सो मैनी स्टेट गवर्नमेंट आर इनकरेजिंग स्मॉल फार्मर्स टू ग्रो दिस प्लांट एज अ कैश क्रॉप। इसीलिए देश की कई जो अलग अलग राज्य सरकारें हैं वह फार्मर्स को इसमें सब्सिडी प्रदान करती कि वो इस तरह का प्लांट्स उपजाएं ताकि ईंधन की समस्या धीरे धीरे कम हो सके। अब आते हैं फॉसिल फ्यूल्स एंड एयर पॉल्यूशन। निश्चित तौर पर फॉसिल फ्यूल्स के बारे में आपने जाना, फॉसिल फ्यूल्स जितने भी जैसे कोल हैं, पेट्रोलियम है, ये सभी पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम लोग पॉल्यूशन की बात करें तो ऐसा क्या होता है, इन मोस्ट कंबशन प्रोसेस, ज़्यादातर कंबशन प्रोसेस में सम एडिशनल केमिकल्स आर फॉर्म्ड, उसमें कुछ केमिकल्स भी मिक्स किए जाते हैं, मिलाए जाते हैं। सो कंबशन कैन प्रोड्यूस गैसेस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस चीज़ों का जब कंबशन होता है तो उसमें कुछ गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं। सो कंबशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस आल्सो प्रोड्यूसेस सूट एंड एश। और ऐसे सब्सटेंसेस जलने के बाद जो है, कंबशन के बाद इस सब्सटेंस के सूट यानी धुआं और राख भी बचते हैं। सो ऑल दिस सब्सटेंसेस पॉल्यूट एयर। ये सारी चीज़ें एयर को प्रदूषित करती हैं, हवा को प्रदूषित करते हैं। सो पॉल्यूटेड एयर हार्म ऑल लिविंग थिंग्स, यानी ये जो प्रदूषित हवा है वह सारे लिविंग थिंग्स, वो सारे लिविंग जो जीवित जीव हैं उनको वो नुकसान पहुंचाते हैं। इट कॉजेज सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम, इट अफेक्ट्स द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट ऑल्सो अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड हार्म्स ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर ये सबसे पहले हेल्थ प्रॉब्लम की बात करें तो बहुत तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन मूल रूप से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होता है लोगों में, और साथ ही साथ ये प्लांट्स के ऊपर भी हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, और भी इसके अलावा कई जीवों के ऊपर इनका हार्मफुल प्रभाव पड़ता है। सो व्हेन कोल बर्न्स इट प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। जब कोल यानी कोयला बर्न होता है, जलता है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज करता है। सो कंबशन ऑफ कोल बाय थर्मल पावर प्लांट्स एड्स ह्यूज अमाउंट्स ऑफ दिस गैसेस इनटू एटमॉस्फेयर। तो थर्मल पावर स्टेशन में जब कोल का कंबशन होता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, तो उसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे गैसेस बहुत अधिक अमाउंट में रिलीज होते हैं, एंड दिस गैसेस रिएक्ट विद वाटर, और यह एटमॉस्फेयर में वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं एंड प्रोड्यूसेस एसिड रेन। और ये जब मिलते हैं तो एसिड का फॉर्मेशन होता है, और यही जब बारिश होती है तो इसी बारिश को हम लोग एसिड रेन कहते हैं। सो एसिड रेन पॉल्यूट्स वाटर सोर्सेस सच एज पॉन्ड्स एंड लेक्स इन द रीजन। तो किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले, ऐसे क्षेत्रों में पाए जाने वाले पॉन्ड और लेक्स में ये एसिड रेन उस वाटर सोर्स को प्रदूषित करते, हार्म करते हैं, एंड इट हार्म्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जिसके कारण प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को नुकसान पहुंचता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्यूल्स के जलने के कारण जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है। सो साइंटिस्ट बिलीव दैट इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर कुड लीड टू द राइज इन एवरेज एट टेम्परेचर ऑफ द अर्थ।
और साइंटिस्ट का मानना है इसके कारण हमारी धरती का जो एवरेज टेम्परेचर है वह बढ़ रहा है दिनों दिन। दिस वुड ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंज, जिसके कारण प्रकृति में कई बदलाव अपने आप देखे जा सकते हैं इन द क्लाइमेट, लीडिंग टू सेवरल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, जिसके कारण कई पर्यावरणीय परेशानियां उत्पन्न होती हैं। सो हाउ कैन एयर पॉल्यूशन बी कंट्रोल? तो एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? मोटर व्हीकल्स आर मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स। अगर ध्यान दिया जाए, इसको देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन जो होता है वह मोटर व्हीकल्स के कारण होता है। सो एयर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय फर्स्ट मेंटेनिंग मोटर व्हीकल्स इन गुड कंडीशन, यानी अपने व्हीकल्स को ऑलवेज गुड कंडीशन में रखें। स्विचिंग ऑफ द व्हीकल्स इफ़ वन हैज़ टू स्टॉप फॉर मोर देन 2 मिनट्स, अगर आपको कहीं 2 मिनट से ज़्यादा रुकना हो तो कृपया आप अपने व्हीकल्स को ऑफ कर दें। यूजिंग गुड क्वालिटी इंजन ऑयल एंड पेट्रोल, आप जब भी उसमें पेट्रोल या ऑयल यूज़ करें तो गुड क्वालिटी वाले यानी लेड फ्री पेट्रोल या जो फ्यूल्स हैं उसका इस्तेमाल करें। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफन, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, बस का इस्तेमाल करें। एंड मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ पर्सनल व्हीकल्स, जहाँ तक संभव हो सके पर्सनल व्हीकल्स कम इस्तेमाल करें। नॉट यूजिंग अ मोटर व्हीकल फॉर डिस्टेंस लेस देन 2 किलोमीटर, अगर आपको 2 किलोमीटर से कम कहीं जाना हो तो कोशिश करें कि आप अपने व्हीकल्स का इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप पैदल चलें। अगर आप पैदल चलेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सो स्टूडेंट्स, हमारे इस बुक में लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जैसा कि हमें पता है कि फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो एग्जॉस्टेबल फ्यूल्स होते हैं, नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स होते हैं, क्योंकि इसको बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यूज़ इट जुडिशियली, यानी इसका इस्तेमाल हमें सोच समझ करके करना चाहिए। अदरवाइज़ हमें पता है कि ये लिमिटेड अमाउंट में हमारे धरती पर मौजूद हैं, तो अगर हम इसको रैपिडली यूज़ करेंगे तो एक टाइम आएगा जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और जल्दी ख़त्म होगा बट इसे बनने में कई साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं। सो द फॉसिल फ्यूल्स आर नेचुरल रिसोर्स that cannot be renewed through rapid natural cycle. They are therefore non-renewable natural resources. There is a limited amount of petroleum, natural gas, coal below the surface of the earth. India's coal reserves may last for more than 200 years. अगर ये कहें हमारे यहाँ जो खास करके इंडिया में जो है 200 साल से ज़्यादा का मात्रा नहीं है। So while the oil and natural gas reserves may last for about 118 to 20 years, जो नेचुरल गैस का रिजर्व है मात्र 18 से 20 साल में ख़त्म हो जाएगा। सो विच इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न, और इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। सो द कंजर्व दिस रिसोर्स, इसलिए हमें इसका संरक्षण करना पड़ेगा। वी मस्ट यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक विंड, सोलर एनर्जी एंड बायोफ्यूल्स, इसलिए हमें ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए। So students, it was all about this chapter and I tried to solve your problem, क्योंकि मैंने थ्रू आउट द बुक आपको हर एक चीज़ पढ़ाया है। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं। अदरवाइज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई नंबर, दैट इज़ 7870020650। थैंक यू वेरी मच। और हाँ स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग मोर, दैट मैंने यहाँ जो एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट पीटी के लिए जो 3 चैप्टर्स अब तक मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मैंने दे दिया हुआ है, और अभी जो बाकी बचे हुए 2 चैप्टर उसका भी क्वेश्चन आंसर मैं दूंगा। क्वेश्चन आंसर जो लास्ट में जो आपका लॉन्ग और जो शॉर्ट क्वेश्चन है मैं सिर्फ वो लिखाऊंगा, और अदर देन इट दिस आप इसके अलावा जो भी है वो आप खुद से करेंगे, और अगर उसमें कहीं परेशानी होगी तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।